ट्रक को रास्ता देने के लिए अपनी कार साइड में करते हुए जोर से ब्रेक लगा दिया, लेकिन उसके ऐसा करते ही वो ट्रक भी उसकी गाड़ी के पीछे रुक गया। आरव को कुछ समझ में नहीं आया। परेशान होकर उसने फिर से गाड़ी चलाना शुरू किया, लेकिन इस बार उस ट्रक ने पीछे से उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। उधर एयरपोर्ट से बाकी सब लोग भी घर के लिए निकल चुके थे। वसुंधरा के साथ गाड़ी में आरव के पिता अजय सिंह मेवाड़ बैठे हुए थे। जब वो हल्की नींद में चले गए तब वसुंधरा ने अपना फोन निकालकर विकी को कॉल करके झुंझलाते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हारी प्लानिंग का? यहाँ तो पूरी बारात निकल रही है और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बस हम जायदाद पाने के सपने ही देखते रह जाएंगे। अरे छोटी माँ, विक्की के रहते ऐसा कभी नहीं होगा। भले ही मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। विक्की ने अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सब्र करिए, सब्र। खुशखबरी मिल जाएगी। इतना कहकर विकी ने फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ आरव की गाड़ी बिल्कुल डिसबैलेंस हो गई। गाड़ी रोड के इधर उधर भागने लगी। डर के मारे रागिनी की चीख निकल पड़ी। रागिनी का सिर कार की साइड विंडो से टकरा गया और वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से आरव ने गाड़ी को एक साइड में ले जाकर रोक दिया। तुम ठीक तो हो? आरव ने रागिनी की ओर देखते हुए सवाल किया और उसने देखा कि रागिनी के सर से खून बहने लगा था। आरव गुस्से से आग बबूला हो गया। जी मैं ठीक हूँ, लेकिन ये अभी रागिनी आरव से कुछ पूछ ही रही थी कि उससे पहले आरव गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अब भी वो ट्रक आरव की गाड़ी के पीछे ही खड़ा था। आरव ने गुस्से में अपनी गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया और फिर ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। ट्रक ड्राइवर ने जब आरव को खुद की तरफ आते हुए देखा तो उसने भी गाड़ी के एक्सीलरेटर पर जोर देते हुए गाड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। आरव की नजर ट्रक के ड्राइवर पर पड़ी। उसने अपना मुंह रुमाल से बांधा हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें आरव को नजर आ रही थी। आरव भी बिल्कुल निडर होकर उसकी आंखों में घूरता हुआ उसकी तरफ बढ़ा चला जा रहा था। अभी उसके और ट्रक के बीच महज कुछ कदमों की ही दूरी रह गई थी। तभी ट्रक ड्राइवर ने अचानक से ट्रक को तेज स्पीड में चला दिया। पहले तो कुछ देर तक आरव रोड के बीचों बीच खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचने को हुआ वो झट से साइड में चला गया। आरव जी रुक जाइए! रागिनी भी घबरा कर जोर से चिल्लाया। आरव बचने के लिए साइड में होने ही वाला था कि उसे किनारे के हिस्से से जोरदार टक्कर और वो हवा में झूल उठा। रागिनी जल्दी से दरवाजा खोलकर कार के नीचे उतरी और तभी हवा में उछलता हुआ आरव खाई से गिर गया और ट्रक तेजी से वहां से आगे की तरफ निकल गया। ड्राइवर गाड़ी के साइड मिरर से आरव को खाई में गिरते हुए देखकर मुस्कुरा उठा। आरव जी! रागिनी चिल्लाते हुए तेजी से आरव के पीछे भागी। उसके शरीर में मानो जान ही न बची हो। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़कर उस जगह पहुंची जहां पर आरव को उसने गिरते हुए देखा था। आरव पहाड़ी के नीचे पत्थर पकड़कर लटका हुआ था। आरव जी! रागिनी के मुंह से लफ्ज बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। आप बस ऐसे ही पत्थर पकड़े रहिए, मैं कुछ करती हूँ। आरव को उम्मीद देकर रागिनी इधर उधर भागते हुए कुछ ढूंढने लगी। आरव को ऊपर खींचने के लिए वो कोई रस्सी ढूंढने लगी। आरव के शरीर में भी कई जगह चोट लगी हुई थी। दर्द के मारे वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। कुछ मिनट बाद ही रागिनी अपने हाथ में एक छोटी सी रस्सी लेकर वहां भागते हुए पहुंची। उसने जल्दी से रस्सी को आरव की तरफ फेंका और दूसरी तरफ खुद रस्सी को मजबूती से पकड़कर बैठ गई। आप इस रस्सी को पकड़िए! रागिनी ने आरव की ओर देखते हुए कहा, लेकिन जैसे ही आरव ने रस्सी पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तुरंत ही उसका हाथ पत्थर से फिसलकर छूट गया और रागिनी की आंखों के सामने ही आरव गहरी खाई में गिरने लगा। रागिनी असहाय नजरों से बस उसे नीचे खाई में गिरते हुए देखती रह गई। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर
आरव ने वहां से आगे निकलते ही अपना फोन निकाल कर किसी का नंबर डायल किया और बोला, काम हो गया विकी भाई। वाह, अब ये बताओ भाया कि डेड बॉडी कहाँ मिलेगी? विकी ने खुश होते हुए दूसरी तरफ से पूछा। वो तो नहीं पता, मैंने उसे धक्का मार कर खाए के नीचे धकेल दिया, अब तक तो वो मर ही गया होगा। ड्राइवर अचानक से हड़बड़ा गया। मर ही गया होगा क्या मतलब है भाई? मरे तो उसे खत्म करने के पैसे दिए थे, सबूत के साथ खत्म करने के पैसे। फोन के दूसरी तरफ विकी झुंझलाते हुए बोल उठा, भाई उसको मैंने अपनी आंखों से खाई के नीचे गिरते देखा था, अब 1000 फीट की खाई में गिरने के बाद कौन ही बचेगा? ठीक है, लेकिन एक बात जान ले भाई, मैं तन्ने बाकी के आधे पैसे ये बात पुख्ता हो जाने के बाद ही दूंगा कि आरव मर चुका है। हाँ हाँ भाई, ट्रक ड्राइवर ने घबराते हुए अपना सिर हिलाकर जवाब दिया। दूसरी तरफ रागिनी बेसुध और असहाय सी सड़क के किनारे ही बैठी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से उसके साथ क्या हो गया। रागिनी इधर उधर नजरें फेरते हुए इस फोन को ढूंढने लगी। तभी उसे रोड के किनारे आरव का फोन बजता हुआ दिखाई दिया। कांपते हाथों से रागिनी ने आरव का फोन उठाकर देखा तो उसमें सारा का नाम लिखकर आ रहा था। रागिनी की फोन उठाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी तरह से उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। भैया, आप लोग कहाँ चले गए? फोन के दूसरी तरफ से सारा की चहकती हुई आवाज सुनाई पड़ी। रागिनी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। भैया, हेलो भैया। सारा दूसरी तरफ चिल्लाते हुए बार बार आरव को बुलाई जा रही थी। तभी रागिनी कर जोर जोर से रोने लगी। रागिनी की रोने की आवाज सुनकर सारा घबरा उठी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भाभी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? सारा, वो आरव जी का एक्सीडेंट। रागिनी को यूं सिसकते हुए देखकर सारा को कुछ अनहोनी होने का आभास हो गया था। फिर भी वो बेहद घबराए हुए लफ्जों में चीख पड़ी, क्या हुआ भैया को? सारा के इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत रागिनी में नहीं बची थी, लेकिन शायद सारा को भी अब जवाब समझ में आ चुका था। भाभी, हम बस पहुंच रहे, हम बस थोड़ी देर में। सारा ने अब खुद ही रागिनी को समझाना शुरू कर दिया और फिर झट से फोन रख दिया। सारा की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसकी धड़कन भी काफी तेज हो उठी थी। उसको यूं घबराया हुआ देखकर अनन्या भी काफी घबरा गई। क्या हुआ सारा? भैया ठीक तो हैं? अनन्या ने लगभग रोते हुए सारा से सवाल किया, लेकिन सारा कुछ जवाब देने के बजाय अनन्या से चिपक कर रोने लगी। थोड़ी ही देर में वहां सारा और अनन्या के साथ ही वसुंधरा की गाड़ी भी पहुंच चुकी थी। अभी वसुंधरा की गाड़ी वहां पहुंची ही थी कि तभी उसका फोन फिर से बज उठा। छोटी माँ, कैसा लगा मेरा तोहफा? करवा दिया ना मैंने आरव की राजगद्दी का प्रोग्राम। हाँ, बस अब इस लड़की का प्रोग्राम और सेट करना है। वसुंधरा ने गाड़ी के भीतर से बाहर जमीन पर बैठी हुई रागिनी को घूरते हुए जवाब दिया। विकी ने अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए कहा, हो जाएगा इसका भी कुछ ना कुछ। जबड़ा रहा सजना तो क्या करेंगे हमारे अगड़ा। अच्छा चलो, मैंने अपने जवान बेटे को खोया है, रोना तो पड़ेगा ना। वसुंधरा ने अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहा और फिर तुरंत ही फोन कट कर दिया। और फिर वो आंखों में दिखावटी आंसू भरकर गाड़ी से उतर गई। जैसे ही उसने अपने सामने लोगों को रोते हुए देखा, उसने भी तुरंत ही रोना शुरू कर दिया। आरव, क्या हुआ मेरे आरव को? हाय राम, मेरा आरव। सबके सामने वसुंधरा कुछ यूं रोने का नाटक कर रही थी जैसे मानो इस वक्त उससे ज्यादा दुखी और कोई है ही नहीं। रागिनी अभी भी उसी जगह पर बैठी हुई थी जहां पर उसने आरव को आखिरी बार देखा था। अब तक सारा उसे संभालने के लिए पहुंच गई थी। बड़ी मुश्किल से वो रागिनी को किसी तरह पकड़कर गाड़ी में ले गई। वहां पर अनन्या का भी रो रो कर बुरा हाल था। गाड़ी में
में बैठकर हवेली के लिए निकलने के बाद भी रागिनी बार बार पीछे मुड़कर रोड के किनारे खड़ी आरव की कार को देखे जा रही थी। उसकी आंखों के सामने से वो चेहरा हट ही नहीं रहा था जब आरव उसके आगे खुशमन से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आज से पहले शायद कभी भी रागिनी ने आरव को इतना खुश और संतुष्ट नहीं देखा था। उसे क्या पता था कि उस वक्त वो पहली बार और शायद आखिरी बार आरव का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रही थी। अब तक रात हो चुकी थी, सब लोग घर पहुंच गए थे। पूरी मेवाड़ हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी राजमहल जैसी बनी हुई इस हवेली में मानो कोहराम छाया हुआ था। हर चेहरे पर मायूसी और लगभग हर आंख में सिर्फ आंसू ही दिखाई दे रहे थे, बल्कि अब तो अधिकतर लोगों की आंखों में आंसू भी सूखकर मूक संवेदना का रूप ले चुके थे। हवेली में दूर दूर तक जल रही लाइटें भी मानो आज प्रकाश की जगह मनहूसियत बिखेर रही थी। सन्नाटा इतना था कि दूर किसी मैदान में भौंक रहे कुत्तों की आवाज भी कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। तभी इस हवेली के सन्नाटे को चीरती हुई कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई दी और फिर कुछ लोग चलते हुए राजा साहब के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। खम्मा गणी राजा साहब। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने राजा साहब के कमरे में दाखिल होते ही अपनी टोपी उतारकर हाथ में लेते हुए कहा, जबकि बाकी के पुलिस वाले इस कमरे के बाहर ही लाइन लगाकर खड़े थे। साहब, हमने पहाड़ी के नीचे की सारी जगह की तलाशी ले ली है, यहाँ तक कि आसपास के गांव में भी पूरी छानबीन कर ली है, लेकिन आरव साहब का कुछ पता नहीं चल पाया। दादाजी के आगे इंस्पेक्टर ने अपना सिर नीचे करके बेहद दुखी होते हुए अपनी बात कही। फिर अब बिस्तर पर लेटे हुए दादाजी ने इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए सवाल किया। फिर राजा साहब, नीचे नदी का बहाव बड़ा तेज रहता है। अब अगर आरव साहब उस नदी में गिर गए होंगे तो फिर उनका बचना मुश्किल है। जैसे ही इंस्पेक्टर ने दादाजी के सामने ये बात कही, वो उस इंस्पेक्टर की तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखने लगे। शायद वो खुद भी इस सच को सुनने की हिम्मत नहीं रखते थे। माफ कीजिएगा हुजूर, लेकिन हमारा काम तो। अभी वो इंस्पेक्टर अपनी बात खत्म कर पाता तभी दादाजी ने अपना हाथ हिलाते हुए उसे यहाँ से जाने का इशारा कर दिया, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर और उसकी टीम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकी। रागिनी के कानों में जब पुलिस की बताई हुई बात पहुंची तब उसका दिल ये कतई मानने को तैयार नहीं था कि आरव अब इस दुनिया में नहीं है। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी न जाने क्यों रागिनी को ऐसा लग रहा था कि आरव बस कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़कर गया है, वो जल्द ही वापस लौटेगा। उसके जैसा जिम्मेदार आदमी भला सबको यूं ही छोड़कर कैसे जा सकता था। बार बार रागिनी को आरव का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था। आरव के साथ उसकी महज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही हुई थी और रागिनी का उसके साथ कोई ऐसा गहरा रिश्ता भी नहीं था, लेकिन फिर भी आज न जाने क्यों रागिनी आरव से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ जयपुर शहर से काफी दूर किसी गांव में नदी के किनारे कुछ मछुआरे नाव में बैठकर जा रहे थे। तभी उनकी नजर नदी के किनारे पड़े पत्थर से सटे हुए एक शख्स पर पड़ी। तभी नाव चलाने वाले शख्स ने रुकते हुए दूसरी तरफ बैठे लड़के को इशारा किया। जल्दी जा, ध्यान से देख, वहां कोई आदमी पड़ा है, उसकी सांसें चल रही हैं या वो मर चुका है। उसके कहते ही वो लड़का अच्छा पाक से नदी में कूद गया और फिर तैरते हुए किनारे पहुंच गया। सांस चल रही है बाबा, शायद ये बेहोश है। वो लड़का उस बेहोश शख्स की नाक के नीचे हाथ लगाते हुए चिल्ला उठा। अच्छा, उठा उठा फिर जल्दी। उस अधेड़ उम्र के शख्स ने जल्दी से नाव को किनारे की तरफ लगाना शुरू कर दिया और फिर दोनों मिलकर बड़ी मशक्कत से उस शख्स को उठाकर नाव में बैठाने लगे। कोई बड़ा आदमी लगता है, पता नहीं क्या हुआ होगा बेचारे के साथ। आपको कैसे पता कोई बड़ा आदमी है बाबा? लड़के ने बड़ी असमंजस भरी नजरों से देखते हुए सवाल किया। उसके सवाल पर अधेड़ ने लड़के की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अरे देखता नहीं, हाथ में घड़ी पहन रखी है और शक्ल भी कुछ होती है। शक्ल से? लेकिन वो कैसे बाबा? जो
उसका इलाज करना पड़ेगा। अधेड़ के इतना कहते ही उस लड़के ने भी नाव चलाने में उसकी मदद करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ देर रात विकी की गाड़ी हवेली पर पहुंची। जैसे ही विकी घर के बाहर पहुंचा, वहीं से उसने रोने और चिल्लाने का नाटक शुरू कर दिया। ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया? भगवान ने क्या कर दिया मेरे भाई साहब के साथ? हाय राम, हाय राम। विकी के जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज पूरी हवेली के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दे रही थी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ विकी, होनी को कौन टाल सकता है, चुप हो जाओ। वसुंधरा ने भी अब अपना नाटक शुरू कर दिया। वो सबके सामने विकी को गले लगाकर उसे समझाने लगी। विकी उनके कंधे पर सिर रखकर और जोर जोर से रोने लगा। अब बस थोड़ा सा सब्र कर लो छोटी माँ, अब तो मैं जल्दी इस रागिणी को भी घर से बाहर निकालने वाला हूँ। विकी ने बुदबुदाते हुए वसुंधरा से कहा, तुम मूर्ख की मूर्खी रहोगे, कभी भी तुम्हें अक्ल नहीं आएगी। वसुंधरा विकी को अकेले में ले जाकर उसे बेहद धीमे लफ्जों में कहने लगी, आरव ने रागिनी से कोर्ट में शादी की है, तो अब उसकी प्रॉपर्टी की वो भी हिस्सेदार है। इसने कुछ कागजात तो छुपा के रखे हैं। इससे पहले कि ये सीधी सादी बनके दादाजी के सामने भी कोई खेल करे, तुम इस चालाक लोमड़ी को अपने बस में कर लो। अब अगर तुमने रागिनी को यहाँ से बाहर कर दिया तो फिर उसके साथ आधी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। ओह, ये तो मन ने सोचा ही न था। तो क्या करें छोटी माँ, या को भी किसी ट्रक के नीचे ढकेल दें, या जहर देना ठीक रहेगा? ना, उसे मारना नहीं है। वसुंधरा ने मन ही मन कुछ सोचकर चेहरे पर बेहद ही अजीब से मुस्कान लाते हुए कहा। वसुंधरा की बातें सुनकर विकी काफी कंफ्यूज लग रहा था। अब तुम उससे शादी कर लो। वसुंधरा ने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए जवाब दिया। शादी? हाँ, शादी, नाम की शादी। एक बार प्रॉपर्टी उसके हाथ से छीन लो, उसके बाद उसे जब चाहो घर से बाहर कर दो। वसुंधरा ने विकी की आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। अंदर हॉल में सारा परिवार इकट्ठा होने के बाद भी सन्नाटा छाया हुआ था। रागिनी ने आज नजरें उठाकर सबकी तरफ देखा था। अनन्या बेसुध सी व्हील चेयर पर बैठकर सामने रखी हुई अपने भाई आरव की तस्वीर ताक रही थी। सारा सुध बुध खोकर अनन्या के पैरों के पास जमीन पर बैठी हुई थी। उसने अपना सर अनन्या की गोद में टिकाया हुआ था। अजय सिंह मेवाड़ कुछ बोल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी सूजी हुई आंखें ये बयां कर रही थी कि मानो जैसे उनसे ज्यादा बदनसीब बाप इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। रागिनी ने खुद को संभाला और वो अजय सिंह की दवाइयां लेने के लिए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक से उसे सारा और अनन्या की चीख के रोने की आवाज सुनाई दी। रागिनी भागती हुई बाहर गई तो उसने देखा कि वसुंधरा आरव की तस्वीर पर माला चढ़ा रही थी। रागिनी ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे जाकर वसुंधरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, कैसी माँ है आप? आपका दिल नहीं कांपा ऐसा करते हुए? नजरें उठाकर अपनी बेटियों की तरफ ही देख लीजिए। आरव की तस्वीर पर तब तक कोई माला नहीं चढ़ेगी जब तक मेवाड़ परिवार खुद उसकी डेड बॉडी नहीं देख लेता। रागिनी ने वसुंधरा का हाथ झटक दिया और फिर वो अजय सिंह के पास जाकर उनकी आंखों से बहते हुए आंसू पोंछते हुए बोली, पापा, आपने 2 दिन से दवा नहीं खाई है, मैं अभी आपकी दवाई लेकर आती हूँ। और फिर वो उनके लिए दवाइयाँ लेने अंदर चली गई। तभी विकी आगे बढ़कर दादाजी से बोला, दादो, इस घर के मान सम्मान और आरव भाई साहब के मान सम्मान के लिए मैं कुछ भी कर सकूं। भाई साहब के ना होने के बाद भी भाभी साहब को इस घर में पूरा सम्मान मिले। देखिए कैसे पागलों जैसी बातें करने लगी हैं। लगता है कि इनके दिमाग को बहुत गहरा सदमा लगा है। मैं अब इनको इस हाल में नहीं देख सकता, इसलिए मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ। विकी के मुंह से जैसे ही ये बात निकली, दादाजी अवाक होकर उसकी तरफ देखने लगे। अभी तक तो वो बिल्कुल मायूस होकर बैठे हुए थे, लेकिन अब विकी को इस तरह बोलते देख वो खुद को रोक नहीं सके। खामोश, तुम्हारी जबान से ऐसी बात निकली भी कैसे? अभी आरव को गुजरे हुए
शादी करने की बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? दादाजी चिल्लाकर बोले। अनन्या और सारा भी गुस्से से विक्की की तरफ देखने लगी। तभी वसुंधरा धीरे से बोली, माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन विक्की आरव की पत्नी के बारे में नहीं बल्कि उसकी विधवा के बारे में बात कर रहा है। जिंदगी में पहली बार तो उसने आज कुछ पते की बात की है। उसने दूसरे की खुशी के बारे में सोचा है, तो मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। और अभी उम्र ही